हेलो डियर एस्पिरेंट्स, एक बार फिर आशीर्वाद आईएएस के प्लेटफॉर्म पे मैं अंजनी कुमार शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आपको 12 अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से तैयार करिए। क्योंकि जब आप अपनी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमती है, और यही आशीर्वाद की तरफ से दिया गया आशीर्वाद भी है। यहाँ आज आपको आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा सपोर्ट दे पाए उससे संबंधित एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ये टॉपिक मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि अभी आप जानते हैं यहाँ 29 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2025, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की गई, और ये बैठक किस नंबर की है? ये 57 नंबर की है। तो रिसेंटली 57th नंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया, जिनको आपके साथ मैं टॉपिक को शेयर करने से पहले ही आपको बता देना चाहता हूं। जैसे यहां पर रिजर्व बैंक ने यह कहा कि 2025 और 26 की अगर बात करें तो 2025, क्योंकि 4 संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट किए गए। पहला तो ये आप ध्यान रखिएगा, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया। क्लियर है? रेपो रेट में नो चेंज, ये आप ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट यहां पे अगर बात करते हैं तो यहां पे क्या कहा गया? सेकंड में ये कहा गया कि 2025 और 26 में यहां पे बड़े ही आराम से अगर देखें तो जो इन्फ्लेशन थी, जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन को 2025 to 26 के दौरान अगर बात की जाए तो यहां पर स्पष्ट तौर पे ये कहा गया कि भाई हेडलाइन इन्फ्लेशन उसको कम कर दिया गया है। कितना कम किया गया है? तो आप ये ध्यान रखिएगा, 3.1 से उसको घटा करके 3.1 से कम करके 2.6 यहां पर कर दिया गया है। वहीं चालू खाता घाटा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, सीएडी, उसके लिए आप ये ध्यान रखना कि करंट अकाउंट डेफिसिट, इसको ये बताया गया कि चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.2% ऑफ टोटल जीडीपी, 0.2% ऑफ टोटल जीडीपी, ये चालू खाता घाटा का लक्ष्य रखा गया है। और लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं तो 0.9 था। वहीं पर आगे अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी, इसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पूर्व जो अनुमान बताया था उसको बढ़ा दिया है। पूर्व अनुमान 6.5 था और उसको बढ़ा करके किया है 6.8%। जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया वो 6.8% रखा गया है, और ये जो 6.8% रखा गया ये 2025 to 26। तो आप यहां पे सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, 57वें नंबर की मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 के दौरान, जिसमें पहला कार्य ये कहा गया कि रेपो रेट में हम किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। वहीं दूसरी बात रखी गई हेडलाइन इन्फ्लेशन, उसको लेकर के बोला गया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 2025 और 26 में 3.1% से घट करके कितनी हो जाएगी? 2.6%। वहीं तीसरी बात इसमें क्या शामिल की गई? 2025-26 में अगर बात करें तो 6.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान रखा गया है, जो पहले 6.5 था। और वहीं पे
आगे अगर हम बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? जो हमारा पर डे का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसका डिफरेंस जो आता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट के नाम से जाना जाता है। तो यहां करंट अकाउंट डेफिसिट को 0.2% ऑफ टोटल जीडीपी यानी हमारी कुल जीडीपी का 0.2% तक उसको लाने का लक्ष्य रखा गया है। लास्ट टाइम पे अगर बात करते हैं तो 0.9% था और इस बार अगर बात करें तो 0.2% पर हमारा चालू खाता घाटा है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ अगर आगे बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। इसको लेकर के अगर बात की जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, अब यहां पे अगर देखें तो आप ध्यान रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी नीति जो मनी सर्कुलेशन को मार्केट में रेगुलेट करती है, अर्थात कितनी मुद्रा मार्केट में आनी चाहिए, कितनी मुद्रा से मार्केट संतुलित रहेगी, इन सभी बातों को जिस नीति के अंतर्गत देखा जाता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। और ये नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की जाती है। दो आर्थिक नीतियां होती हैं, एक मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी जो नीति होती है राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की जाती है, वहीं राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार के द्वारा तैयार की जाती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत मनी सर्कुलेशन को मेंटेन किया जाता है और राजकोषीय नीति के अंतर्गत टैक्सेशन सिस्टम को मेंटेन किया जाता है। यहां ध्यान रखना मौद्रिक नीति है क्या, इसके अंतर्गत बात करें मॉनेटरी पॉलिसी बैलेंस द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड कंट्रोल इंटरेस्ट रेट। यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये मार्केट में मनी सर्कुलेशन को बैलेंस करने का काम करती है, जिससे प्राइस स्टेबल रहें, उनमें किसी प्रकार का उतार चढ़ाव की स्थिति ना आए जो महंगाई को क्रिएट कर सके। इसलिए यहाँ पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, मौद्रिक नीति जैसी स्थिति को लाया जाता है। क्या गोल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? बिल्कुल सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। जो इन्फ्लेशन है अगर लगातार ये बढ़ती चली जाएगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में मनी की वैल्यू लगातार गिरती चली जाएगी। इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं दूसरा इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल क्या है, वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। जितना ज़्यादा फाइनेंशियली इकोनॉमी स्टेबल होगी उतनी तेजी के साथ ग्रोथ संभव होगी। और थर्ड, इंक्लूसिव ग्रोथ, ईच एंड एवरी फील्ड पूरी तरीके से वो ग्रोथ की ओर क्या हो, आगे बढ़ें, ये यहाँ पर बातें निकल करके आती हैं। तो ये इसका लक्ष्य रखा गया है। वहीं आगे अगर बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपको वहां पे बताना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसे नॉर्मली अगर बात करें तो 3 प्रकार से होती है, बट न्यूट्रल का कोई यहाँ पे मतलब नहीं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 2 मॉनेटरी पॉलिसी का। फर्स्ट इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आप जानते हैं जब मार्केट में मनी ज्यादा होगी, अगर मार्केट में मनी यहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी, तो मनी के ज्यादा होने पे डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसकी तुलना करने पर सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, और ये सिचुएशन कहलाएगी इन्फ्लेशन। Compare then demand supply is decreased situation is also known as inflation. सेकंड, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा मार्केट में अगर मनी कम है, मनी अगर कम है तो उस सिचुएशन में यहां पे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी और उसकी तुलना में सप्लाई बढ़ जाएगी। हमेशा एक लाइन याद रखिएगा, कंपेयर करने पे ऐसा होगा, और ये स्थिति कहलाती है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में मार्केट में मनी ज्यादा होती है और डिफ्लेशन में मार्केट में मनी कम होती है। अब आप सोचिए
अगर इन्फ्लेशन में मार्केट में मनी ज्यादा होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, लोग ज्यादा खरीदारी करने लगेंगे तो उससे मनी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्ट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट में महंगाई आ जाएगी। जस्ट इसका इन्वर्स होगा डिफ्लेशन में। तो अगर हमें इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है, यानी अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो फिर भैया सीधे से हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। संकुचनकारी मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम क्या करते हैं? हम यहां पर ये जो टूल्स हैं, ये जो आपके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स हैं, हम इन टूल्स को क्या करना शुरू कर देते हैं? इनको हम पूरी तरीके से बढ़ा देते हैं और इनको बढ़ाने से इंटरेस्ट महंगा होने लगता है और जिसके आधार पर मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाता है और लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम होने लगती है, नतीजा इन्फ्लेशन जैसी स्थिति कंट्रोल होने लगती है। तो ये यहां पे ध्यान रखना है। सेकंड, अगर बात करते हैं मार्केट में अगर डिफ्लेशन की स्थिति हो तो डिफ्लेशन की स्थिति का मतलब ये कि मार्केट में लोगों के पास पैसा कम है। अब अगर पैसा कम है तो हमें उस स्थिति को कैसे कंट्रोल करना है? चलिए बताइए, कैसे कंट्रोल करेंगे आप? तो अगर मार्केट में पैसा कम है तो हमें उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सिंपल सा लॉजिक ये रखना है कि मार्केट में पैसा क्या कर दो? बढ़ा दो। जब पैसा बढ़ा दोगे तो पैसा कैसे बढ़ाओगे? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR इनको घटा दो। क्लियर है? जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहां ये कि इनको क्या करो? घटा दो। डिफ्लेशन में इनको घटा दो, इन्फ्लेशन में इनको बढ़ा दो। अगर इनको बढ़ा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएगी और अगर घटा रहे हो तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएगी। तो यहां वही बात निकल करके आती है कि यहां आपने क्या किया? जब आप इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो आपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लिया। इसको हिंदी में कहते हैं विस्तारवादी और इसको कहते हैं संकुचनकारी। तो आप ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और डिफ्लेशन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लिया जाता है। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इस पर अभी आप ध्यान मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो चुके हैं। इनकी जगह हम नए मेंबर्स का नाम यहां पे नोट कर देंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो स्थापना हुई तो उर्जित पटेल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और उर्जित पटेल जी की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर 27 जून 2016 को आरबीआई एक्ट सेक्शन 45ZB के अंतर्गत यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था? सिंपल, मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थितियों को कंट्रोल रखना, अर्थात मनी सर्कुलेशन सिस्टम को कंट्रोल में रखना, ये यहां पर उद्देश्य था। और वर्तमान समय में अगर बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये पहले के 6 सदस्य हैं। 3 सदस्य इसमें होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से, और 3 मेंबर जो होते हैं वो अदर फील्ड से होते हैं जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित होती है। वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में इसके सदस्य कौन हैं? तो वर्तमान समय में आप ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर प्रेजेंट टाइम में इसके मेंबर के रूप में कौन कौन इसमें शामिल हैं। अगर उनकी हम बात करें कि कौन लोग इसमें शामिल हैं तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो आ जाते हैं संजय मल्होत्रा जी। पहले इसमें आ जाते हैं कौन? संजय मल्होत्रा जी। और जब संजय मल्होत्रा जी की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या हैं? डिप्टी गवर्नर हैं। यानी पहले मेंबर के तौर पे यहां आते हैं कौन? संजय मल्होत्रा जी, आरबीआई के गवर्नर। वहीं आगे अगर बात करें
तो अगले मेंबर कौन आते हैं? पूनम गुप्ता जी। ये करंट में मेंबर है, ध्यान रखिएगा। तो पूनम गुप्ता जी ये मॉनेटरी पॉलिसी एक्स ऑफिशियो कमेटी की सदस्य हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो इंद्रानिल भट्टाचार्य, इंद्रानिल भट्टाचार्य और ये 3 सदस्य जो हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। इंद्रानिल भट्टाचार्य जी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के। और वहीं पर आगे अगर हम बात करते हैं मिस्टर राम सिंह, राम सिंह जी जो कि यहां पे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। वहीं 5वें नंबर पे जो आते हैं उनका जो नाम है, उनका यहां पे नाम है सौगत भट्टाचार्य। सौगत भट्टाचार्य, और सौगत भट्टाचार्य जी ये अर्थशास्त्री हैं। और 6ठे नंबर पे आते हैं नागेश कुमार। नागेश कुमार जी ये यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली से संबंधित हैं। तो प्रेजेंट टाइम में ये 3 मेंबर जो हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित हो गए। वहीं ये 3 मेंबर जो हैं ये अलग अलग अर्थशास्त्र की फील्ड से संबंधित हैं। मिस्टर संजय मल्होत्रा जी, पूनम गुप्ता जी, इंद्रानिल भट्टाचार्य जी ये आरबीआई से संबंधित। वहीं राम सिंह जी, सौगत भट्टाचार्य जी और यहाँ पे नागेश कुमार जी ये इकोनॉमिक्स की फील्ड से संबंधित व्यक्ति हैं जो आपके ये 6 सदस्य मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हिस्सा हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा। अभी 12 तारीख को आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें हो सकता है यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो इक्विपमेंट होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी अगर बात करें तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंतर्गत आप जानते हैं ये वो टूल्स होते हैं जो ओवरऑल मनी सप्लाई को देखने का काम करते हैं। इट इज रिलेटेड टू ओवरऑल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी एंड दिस टूल इज they control the flow of money and liquidity more effectively। अत्यधिक प्रभावशाली तरीके से ये मार्केट में मनी के फ्लो को ये नियंत्रित करने का काम करते हैं। अब इसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये जो हैं इनकी अगर बात करें तो ये तीनों इंटरेस्ट रेट हैं। वहीं ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे माने जाते हैं और ये आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिया जाने वाला पैसा होता है जो 1 दिन के लिए दिया जाता है। यहां बैंक रेट की अगर हम बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा बैंक रेट प्रेजेंट टाइम में कितने % है। अगर इसको लेके बात करें तो 5.75% बैंक रेट है। और बैंक रेट का वर्णन किस एक्ट में किया गया है इसको लेकर के भी आप यहां ये ध्यान रखिएगा कि बैंक रेट का जो वर्णन किया गया है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 49, आरबीआई एक्ट सेक्शन 49, आरबीआई एक्ट सेक्शन 49 में डिस्कशन किया गया है किसका? बैंक रेट का। वहीं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 में यह बनाया गया। सेक्शन 17 और उसका सब सेक्शन 12AB, सेक्शन 17 और उसका सब सेक्शन 12AB ये चीज यहां ध्यान रखिएगा। वहीं पे सीआरआर की जब हम बात करते हैं यानी कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो का जो वर्णन किया गया है वो किस एक्ट में किया गया? सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट। एसएलआर की बात करें तो एसएलआर का जो वर्णन किया गया है सेक्शन 24(2)A।
सेक्शन 24(2)(a) और ये है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो कि बनाया गया 1949 में। तो 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, बैंक रेट सेक्शन 49 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1934 में बनाया गया, और प्रेजेंट टाइम में बैंक रेट है 5.75%। वहीं जब हम रेपो रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट है 5.50%। वहीं रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट प्रेजेंट टाइम में 3.35% है। और कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक में सीआरआर को 25 बेसिस पॉइंट कम करते हुए, स्टेप बाय स्टेप उसको कम करते हुए 3% पर लाने का लक्ष्य रखा था। अभी अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं अभी सीआरआर हो गया 3.50%, इससे पहले सीआरआर था 3.75%। और यहां पे अगला जो सीआरआर में चेंज किया जाएगा वो 1 नवंबर को, और 1 नवंबर को सीआरआर हो जाएगा 3.25%, और फिर 29 नवंबर को सीआरआर कर दिया जाएगा कितना, तो 29 नवंबर को सीआरआर यहां पे कर दिया जाएगा 3%। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर। 29 नवंबर को सीआरआर कितना हो जाएगा 3%, 1 नवंबर को कितना हो जाएगा 3.25%। वहीं पर 4th को अगर बात करते हैं तो ये 3 ये हो जाएगा 3.5%। ठीक है, तो आपने देखा 25 बेसिस पॉइंट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि बेसिस पॉइंट की जब बात की जाए तो बेसिस पॉइंट किसे कहते हैं, तो 1/100 को बोला जाता है बेसिस पॉइंट। जैसे अगर वहां क्वेश्चन लिख दिया जाए कि 25% कम किया गया, तब तो पता है कि प्रतिशत के आधार पे, लेकिन अगर 25 बेसिस पॉइंट की बात की जाए तो इसका मतलब 25/100। क्लियर है, 100 का 1/4 भाग वो वहां पे क्या किया गया, घटाया गया। तो इस तरीके से सीआरआर को रिड्यूस करने की बात की गई। वहीं एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत खुले बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करता है। बड़े शॉर्ट में मैं इनका एक ओवरव्यू दे दूं। बैंक रेट की बात की जाए तो जब रिजर्व बैंक लॉन्ग टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसे बैंक रेट कहते हैं, और यही कार्य अगर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए करे तो उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जैसे हम आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं ऐसे ही बैंक अपना एक अकाउंट आरबीआई में ओपन करते हैं, जिसमें वो अपनी सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको आरबीआई के पास जमा करते हैं, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको इंटरेस्ट पे करता है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कैश रिजर्व रेशियो के अंतर्गत जो बैंकों का एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जो बैंकों की होती हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत, तो प्रेजेंट टाइम में कितना है परसेंटेज, 3.50%, यानी 3.50% ऑफ टोटल एनडीटीएल का रिजर्व रख दिया जाए किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। पर्पस क्या होगा, मार्केट रिस्क से सुरक्षा के लिए, तो वो कहलाएगा कैश रिजर्व रेशियो। वहीं एसएलआर की अगर हम बात करते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी की बात करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। इसके अंतर्गत बैंक अपने पास कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में पैसा रखते हैं, उसको कहा जाता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोनों का उद्देश्य क्या है, मार्केट रिस्क से सुरक्षा पाना। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत जब मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो रिजर्व बैंक डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई और सेल करता है ओपन मार्केट के द्वारा। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स की जब हम बात करें तो इसमें आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुएशन। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, आप जानते हैं बैंक जो लोन देता है तो वो लोन
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी LAF के अंतर्गत देता है, और दूसरा जो होता है लोन विदाउट प्रॉपर्टी। जो लोन विदाउट प्रॉपर्टी होगा वो अनसिक्योर्ड लोन होगा, और जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा वो सिक्योर्ड लोन में आएगा। तो यहां पे रिजर्व बैंक कहता है कि आप जो लोन दें उस लोन में आप ये ध्यान रखें कि जो आप मॉर्टगेज रख रहे हो, जो भी आप बंधक के तौर पर वहां पर एसेट का एग्रीमेंट रख रहे हो, उसकी वैल्यू और लोन की वैल्यू, उसकी वैल्यू और लोन की वैल्यू में एक मार्जिन होना चाहिए, जो मार्जिन ये सुनिश्चित करता है कि आपका लोन कितना सिक्योर है। क्लियर? यानी मार्जिन बिटवीन लोन वैल्यू एंड एसेट मॉर्टगेज एग्रीमेंट वैल्यू, ये कहलाएगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को एक दिशा निर्देश जारी करता है कि आप अलग अलग फील्ड में कितने प्रतिशत तक लोन प्रदान कर सकते हैं, ये यहां पर बताएगा। जैसे आप जानते हैं जो RRB होते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, ये अपने कुल लोन का 75% प्रायोरिटी सेक्टर में लोन करते हैं। वहीं मॉरल सुएशन, इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरीके से गाइडलाइन जारी करता है कि बैंकों को क्या क्या कार्य करने हैं, किस तरीके से कब क्या चेंज करना है, और मॉरल तरीके से इसको मैनेज करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपको पूरी तरीके से अपने एग्जाम में सक्सेस मिले और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। हमारी शुभकामनाएं आशीर्वाद IAS के चैनल से मैं अंजनी कुमार शुक्ला आपको पूरी तरीके से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।